करते हैं प्रॉब्लम्स, वो सारी चीज़ें जहाँ पे किसी भी वजह से मस्कुलोस्केलेटल इश्यूज़ आ रहे होते हैं, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन लो बैक पेन है। और ये एक सिंगल कॉज है जो कि कहते हैं दुनिया में सबसे ज़्यादा लोगों को इफ़ेक्ट करता है। हर बंदा अपनी ज़िंदगी के किसी ना किसी लाइफ कोर्स के अंदर लो बैक पेन को ज़रूर सफ़र कर रहा होता है। ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके इंट्रोडक्शन टू मस्कुलोस्केलेटल कंडीशन में डिस्क्रिप्शन देखेंगे, अकॉर्डिंग टू रीजन एंड डिफाइन करेंगे कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस को, अंडरस्टैंड करेंगे। इसके बाद आप वैल्यू ऑब्जेक्टिव के अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट्स को अप्रिशिएट करेंगे, प्रोसेस ऑफ रिहैबिलिटेशन को, एंड नो आपको होगा कि किस तरह से पेशेंट के साथ डील किया जाता है। मस्कुलोस्केलेटल कंडीशंस एंड इंजरीज जो होती हैं वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ओल्डर एज की कंडीशंस होती हैं, ये वो कंडीशंस होती हैं जो आपके लाइफ कोर्स में कहीं ना कहीं आप ज़रूर इसको सफ़र करते हैं। इसका रेशो कहते हैं कि 1/3 या फिर 1/5 वो लोग होते हैं जो कि बच्चे भी हो सकते हैं, क्योंकि बच्चे भी हमारे यहाँ आजकल बहुत ज़्यादा मस्कुलोस्केलेटल कंडीशन से सफ़र करते हैं। बेसिकली बल्कि स्पेसिफिकली कहेंगे जो हमारे इंडो पाक के बच्चे हैं, और वो बच्चे जो हमारे पाकिस्तान के अंदर बहुत हैवी बैग्स जो है वो वेयर करते हैं, तो उनके अंदर बहुत ज़्यादा कॉमन है आजकल लो बैक पेन भी और सर्वाइकल पेन भी। ठीक, इसके साथ साथ कहते हैं कि मस्कुलोस्केलेटल कंडीशन जो होती हैं बेसिकली आपकी लाइफ मोबिलिटीज़ को असरअंदाज करती हैं, जिसके अंदर आपकी पार्टिसिपेशन, आपके जो है लोगों के साथ मेल जोल, सोशली जो आपकी इंटरेक्शंस होती हैं, इसके अलावा ये वो कंडीशंस होती हैं जो आपको अर्ली रिटायरमेंट पर भी मजबूर कर देती हैं। ठीक, ग्रेटर प्रोपोर्शन इनका नॉन कैंसर परसिस्टेंट पेन के अंदर जो कि अकाउंटेड कर होते हैं आपके मस्कुलोस्केलेटल पेन से। हाईली प्रीवलेंट अमंग मल्टीमोर्बिडिटी हेल्थ स्टेटस, मस्कुलोस्केलेटल कंडीशन इज प्रीवलेंट 1/3 of 1/2 of मल्टीमोर्बिडिटी प्रेजेंटेशन पर्टिकुलरली इन ओल्डर पीपल। ठीक है, जो इनकी प्रीवलेंस जो कह रहे हैं 1/3 जो कहते हैं, तो वो एक जो पोर्शन है उनका वो तो ओल्डर पीपल्स पर ही डिपेंड कंडीशन जो है उनकी मोर्बिडिटी प्रेजेंट कर रही होती है। मस्कुलोस्केलेटल कंडीशंस कॉमनली लिंक करती हैं आपके डिप्रेशन से और इंक्रीज़ करती हैं रिस्क ऑफ डेवलपिंग अदर क्रॉनिक हेल्थ कंडीशंस। सबसे ज़्यादा जो हमारे यहाँ साइकोलॉजिकल इश्यूज़ होते हैं जिसके अंदर स्ट्रेसेस आते हैं, वो मस्कुलोस्केलेटल कंडीशन को वो करने के अंदर बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन दे रहे होते हैं, क्योंकि जो आपकी साइकोलॉजिकल कंडीशंस होती हैं वो भी आपको कहीं ना कहीं पेन इस तरह से कॉज कर रही होती हैं कि वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते आपको क्रॉनिकली जो है वो बहुत ज़्यादा फील होने लगता है। इसके साथ साथ एक हमारी कंडीशन होती है जिसको हम कहते हैं फाइब्रोमाइल्जिया, जिसके अंदर बहुत सारे जो है वो 11 आपके जो है पॉइंट्स हैं जहाँ पे आपकी बॉडी के अंदर पेन मौजूद होता है। तो वो सारे 11 पॉइंट्स होते हैं वो फाइब्रोमाइल्जिया के जो है पॉजिटिव पॉइंट्स कहलाते हैं, और उन सारी जगह पे पेन कॉज होता है, जिसका सबसे बड़ा रीज़न जो होता है वो आपका स्ट्रेस ही होता है। सिम्टम्स के अंदर जो हम मस्कुलोस्केलेटल कंडीशंस के अंदर देखते हैं तो सबसे ज़्यादा रिकरेंट पेन, स्टिफ जॉइंट, स्वेलिंग और डल एजेस। ठीक है, ये हमने बहुत ज़्यादा जो कॉमन सिम्टम्स, चाहे कि आपके पेशेंट को किसी भी रीजन के अंदर पेन हो वहाँ पे ये सारी चीज़ें ज़रूर नज़र आती हैं, यानी रिकरेंसी ऑफ पेन, बार बार पेन का उसी जगह पे होना, या फिर जॉइंट्स के अंदर स्टिफनेस आना, लिमिटेशंस ऑफ मूवमेंट का होना, स्वेलिंग होना। जो आपकी स्टिफनेस और स्वेलिंग है ये दोनों चीज़ें कॉज करती हैं आपकी लिमिटेशन। इसके अलावा डल एजेस के वक्तन फवक्तन ऐसा फील होना कि हाँ यहाँ पे कोई पेन है। कॉजेज़ इसके जो है वो उसमें रिस्क ऑफ डेवलपिंग एज फैक्टर बहुत ज़्यादा कॉमन है, लेकिन मैंने जैसे अभी आपको बैक साइड बताया कि 1:3 रेशो है, जिसके अंदर बच्चे भी शामिल हैं आजकल मस्कुलोस्केलेटल कंडीशंस के लिए। इसके अलावा ऑक्यूपेशन, बहुत सारी ऑक्यूपेशनल कंडीशंस ऐसी होती हैं जहाँ पे हमारी मोबिलिटी इफेक्ट करती है और कोई ना कोई जो है वो चीज़ जो है वहाँ पे हमारी कंडीशनली अटैच हो जाती है। हर ऑक्यूपेशन के हिसाब से देखा जाए तो कोई ना कोई प्रॉब्लम ऐसी होती है। लाइक फॉर सपोज अगर आप जो है वो डेस्क वर्किंग वालों की बात करें या कंप्यूटर ऑपरेटर्स जो होते हैं उनकी बात करें, तो वहाँ पे सर्वाइकल पेन बहुत ज़्यादा कॉमन है, क्योंकि उनको एक ही जगह बैठे बैठे जो है वो आदत हो जाती है फॉरवर्ड हेड की, और उसकी वजह से उनके सर्वाइकल पे पेन हो सकता है। उसके अलावा उन लोगों को जो है लो बैक पेन भी हो सकता है। इसके साथ साथ अगर हमारे वो लोग जो खड़े होकर बहुत प्रोलॉन्ग्ड एक्टिविटी कर रहे होते हैं उनको भी लो बैक पेन होने का और नी पेन होने का बहुत ज़्यादा चांस होता है। इसी तरह से आपकी एक्टिविटी लेवल जो होती है वो बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है कि अगर आपकी जो वर्किंग कैपेबिलिटी है वो इतनी ज़्यादा है कि आपकी जो अपनी पर्सनल कैपेबिलिटी उसको ओवरकम कर जाती है। फॉर सपोज़ आपको जो है वो 2 घंटे या 6 घंटे एक ही जगह बैठ के काम करना है या खड़े होकर काम करना है, तो ऑटोमेटिकली वो आपको जो है वो पेन कॉज करेगी। इसी तरह से आपके लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन अगर नहीं है, आप एक सेडेंट्री लाइफस्टाइल के साथ जो है दुनिया में सर्वाइव कर रहे हैं, जिसके अंदर आपकी मोबिलिटी सिर्फ इतनी है कि जितनी आपकी वर्किंग
डिमांड है। अगर आप वर्किंग डिमांड के हिसाब से सिर्फ अपनी मोबिलिटी को बरकरार रखते हैं और उसके अलावा अपनी मोबिलिटी को जो है वो ख़त्म कर देते हैं या इतनी ज़्यादा नहीं रखते हैं, मतलब आप किसी ना किसी एक्सरसाइज प्रोग्राम के साथ, किसी जॉगिंग एक्टिविटी या किसी वॉकिंग एक्टिविटी के साथ अटैच नहीं है, तो वो भी आपको जो है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के अंदर आहिस्ता आहिस्ता आगे जाके कहीं ना कहीं मस्कुलोस्केलेटल कंडीशन के अंदर कोई ना कोई पेन कॉज करा देती है। इसी तरह से आपकी फैमिली हिस्ट्री, अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री के अंदर जो है वो प्रीवियसली कोई मस्कुलोस्केलेटल कंडीशन अटैच है, तो वो भी आगे जाके आपको दे सकती है कोई ना कोई मस्कुलोस्केलेटल कंडीशन, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा कॉमन जो है वो आर्थराइटिस है और रोमेटॉइड आर्थराइटिस स्पेसिफिकली। यहाँ मैंने आप लोग को आर्थराइटिस इसलिए जो है आगे डिफ़ाइन नहीं किए हैं क्योंकि आप लोगों ने आर्थराइटिस एक स्पेसिफिक अलग टॉपिक के तौर पे पढ़ लिए हैं। ठीक, इसके साथ साथ अगर हम डायग्नोसिस के अंदर देखा जाए तो हम जब मस्कुलोस्केलेटल डायग्नोसिस बनाते हैं तो हमारे फिज़िकल एग्जामिनेशन बहुत ज़्यादा इंक्लूडेड उसके अंदर काम करते हैं। उसके अंदर पेन, रेडनेस, स्वेलिंग, मसल वीकनेस, मसल एट्रोफी। ठीक है, पेन जाहिर सी बात है, जिस रीजन पे आपको पेन है वो आपको इंडिकेट करता है कि बेसिक प्रॉब्लम यहाँ पे, लेकिन कई जगह पे हमारा पेन जो होता है वो रेडिएटिंग होता है, कई जगह पे डिफ्यूज़ होता है। तो पेन की नेचर क्या है, पेन किस तरह का हो रहा है, पेन अगर रेडिएट हो रहा है तो वो किस तरफ रेडिएट हो रहा है, या फिर रेडनेस अगर उस जगह पे जो है हमें रेडनेस नज़र आ रही है, वो एरिया इन्फ्लेम सा महसूस हो रहा है। स्वेलिंग है तो किस हद तक स्वेलिंग है, एक्यूमुलेशन कितनी उसकी परसिस्टेंट है, स्वेलिंग जो है वो उसकी लॉन्ग टर्म पे रहती है, या सिर्फ ऐसा है कि उसके अगर जैसे फॉर सपोज लोअर लिम्ब के अंदर जो है प्रॉब्लम्स होती हैं तो उसकी वजह से स्वेलिंग वहाँ पे आ जाती है बहुत ज़्यादा एक्टिविटी लेवल के बाद, तो वो क्या रीज़न उसको दे रही है। उसके अलावा मस्कुलर वीकनेस, अगर कि आपका पेशेंट के मसल्स इतने ज़्यादा वीक हो चुके हैं कि वो जो है वो पेन कॉज करा रहा है और मस्कुलोस्केलेटल कंडीशंस पर लेके जा रहा है पेशेंट को, या फिर मसल एट्रोफी अटैच हो गई। फॉर सपोज जो हमारे क्रॉनिक कंडीशंस वाले पेशेंट्स होते हैं, या हमारे जो है वो सेरेब्रल पाल्सी के बच्चे होते हैं जहाँ पे मसल्स की एट्रोफीज़ होने लगती हैं, या फिर कोई और दूसरे कंडीशन के साथ हैं, या जैसे आपके मस्कुलर डिस्ट्रॉफीज़ होती हैं उनके पेशेंट्स होते हैं, तो वहाँ पे जब मसल्स की एट्रोफीज़ होने लगती हैं तो वहाँ पे भी चांसेस होता है कि आपके जो पेशेंट है उसके अंदर मस्कुलोस्केलेटल कंडीशंस जो है वो जनरेट हो जाए। एक और चीज़ होती है डिफरेंशियल डायग्नोसिस। ये सारी चीज़ें कंडीशन में अगर हमें नज़र आ रही हैं, इसके साथ साथ हमें इस चीज़ को फोकस में रखना कि अगर ये चीज़ उस जगह पे मौजूद है तो हम अपने जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया बना रहे हैं उसके साथ साथ क्या चीज़ें मज़ीद अटैच हो सकती हैं, उन सबको एक ब्रॉड वे के अंदर लेके जाएँ और उन सब चीज़ों को इंक्लूडेड रखें, और उसके बाद डिफरेंट टेस्ट के ज़रिए हम इस चीज़ को सॉर्ट आउट करें कि आया एग्जैक्टली यहाँ पे कौन सा प्रॉब्लम है। ठीक, मोस्ट कॉमन कंडीशंस के अंदर सर्वाइकल स्पैन के अंदर मैकेनिकल नेक पेन सबसे ज़्यादा कॉमन है, सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी, सर्वाइकल माइलोपैथी, विप्लिश एसोसिएटेड डिसऑर्डर्स। ठीक, अब मैकेनिकल नेक पेन तो हम आपको बताते हैं भी किस तरह से। सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी के अंदर जो है मोस्ट ऑफ द टाइम जो है आपके नर्व की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, जिसकी वजह से पेन जो है वो रेडिएट कर रहा होता है आपके आर्म्स की तरफ, जिसके अंदर जो है आपकी नर्वनेस बहुत ज़्यादा कॉमन है। आपके सर्वाइकल्स के अंदर जो है वर्टाइगो बहुत ज़्यादा कॉमन है। सर्वाइकल माइलोपैथी के अंदर भी जो है वो आपके मसल्स की जो है वो इन्फ्लेमेशन होने लगती है, जिसकी वजह से आपके सर्वाइकल्स के अंदर पेन आने लगते हैं और आपकी कंडीशन जो है वो थोड़ी सी वर्स्ट होने लगती है। आपको जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की प्रॉब्लम्स के साथ साथ ये चीज़ भी सफ़र कर रही होती है कि किस तरह से आपका जो पेशेंट है वो पेन के लिए जा रहा है और उसकी पेन की कंडीशन किस तरह की है। तो सर्वाइकल माइलोपैथी हो या कि सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी हो, आपने इस चीज़ को ज़रूर कंडीशनली जो है वो अपने नोटिस में रखना होता है कि पेशेंट किस चीज़ से सफ़र कर रहा है। ठीक है, ऐसा ना हो कि आप जो है वो सर्वाइकल माइलोपैथी को और सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी को मिक्स कर दें। इसी वजह से हमने आपसे बात करी थी डिफरेंशियल डायग्नोसिस की, क्योंकि सर्वाइकल माइलोपैथी जो है वो डिजेनरेटिव कंडीशन होती है और कंप्रेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड की वजह से जो है वो करेक्टराइज हो रही होती है। तो ऐसा ना हो कि आप जो है रेडिकुलोपैथी और माइलोपैथी को जो है वो अटैच कर लें, क्योंकि दोनों के अंदर जो है वो नर्व्स की इन्वॉल्वमेंट हो रखती है। लेकिन जो आपकी सबसे कॉमन जो एक डिफरेंस आएगा, माइलोपैथी के अंदर हमारे गेट इम्बैलेंस होने लगता है, जबकि सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी के अंदर जो है मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा नहीं होता है कि आपका गेट जो है वो सफ़र कर रहा है। सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी जो होती है उसके अंदर
आपका पेन तो कॉज होता है, क्लिनिकल डिस्क्रिप्शन दे रहे थे, लेकिन क्या होता है कि जो नर्व रूट इन्वॉल्व हो रही होती है सिर्फ वो इन्फ्लेम होती है, और उसकी वजह से जहाँ तक उसका कोर्स होता है उस नर्व का, वो आपको जो है अटैक कर रहा होता है, जिसकी वजह से नमनेस आती है, वीकनेस होती है मसल्स की, और रिफ्लेक्सेस जो है वो डिफरेंस हो जाते हैं। ठीक, लेकिन जो सर्वाइकल माइलोपैथी है उसके अंदर हमने बात करी कि आपके गेट की डिस्टर्बेंस भी जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाती है। ठीक है, इसी तरह से जो है अगर हम बात करें व्हिप्लिश एसोसिएटेड सिंड्रोम की, तो व्हिप्लिश एसोसिएटेड सिंड्रोम जो होता है वो एक्चुअल में एक ऐसी कंडीशन होती है कि व्हिप्लिश को हम कहते हैं, जैसे मोस्ट ऑफ द टाइम जो आपके रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। होता क्या है कि अगर आप जो है वो बैठे हुए हैं अपनी सीट के ऊपर, और आपके ऊपर एक जो है वो अटैक होता है, जैसे फॉर सपोज़ आप एक्सीडेंट हुआ, ठीक है, आपकी नेक जो है वो आगे, ठीक है, उसके बाद वापस आती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, आप एक्सीडेंटली जो है वो सर्वाइकल के ऊपर प्रॉब्लम का शिकार होते हैं। क्या होता है कि फोर्सफुल अटैक होता है ना, कि आप रैपिडली पीछे गए फिर फ़ौरन आगे आए, तो उसकी वजह से क्या होता है कि नेक के ऊपर जो है वो क्रैकिंग की तरह एक जो हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपके जो रेडिकुलोपैथी सॉरी आपके जो पेन होते हैं वो कॉज होने लगते हैं। उसके अलावा क्या होता है कि इनिशियली कई बार ये सिम्टम्स नहीं दे रहा होता, लेकिन थोड़े अरसे के बाद जो है ये सिम्टम्स देने लगता है, जिसके अंदर जो है वो आपके नेक के ऊपर पेन या स्टिफनेस आने लगती है। उसके अलावा वो लूजनिंग होने लगती है नेक मूवमेंट्स के अंदर, ठीक है, वो लिमिटेशन आने लगती है, रेंजेस जो है इनकम्प्लीट हो जाती हैं, हेडेक दे रहा होता है, टेंडरनेस दे रहा होता है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं कि सडनली आपको उस वक्त तो नहीं फील होता कि जिस वक्त आपके ऊपर जो है वो एक्सीडेंट सफ़र करता है, जिसके अंदर आपकी नेक जो है सडनली आगे जाती है और वापस पीछे चली जाती है, लेकिन वो इंजरी कॉज कर देता है और आगे जाके आपको जो है वो प्रॉब्लम देने लगता है। तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस जब भी हम किसी भी रीजन का बनाते हैं, तो वहाँ पे हम ये चीज़ ज़रूर नोटिफाई रखते हैं कि वहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ठीक है ना। तो ऐसा ना हो कि हम सिर्फ नेक पेन को रूल आउट करें और बाकी चीज़ों को जो है वो छोड़ दें। अगर के पेशेंट को नेक पे पेन हो रहा है, तो वो सारे इनमें से किसी भी सिम्टम्स के साथ हो सकता है, तो उन सिम्टम्स को सॉर्ट आउट करना वो हमारा काम होता है, ठीक है। नॉर्मली नेक पेन के अंदर हम मैकेनिकल नेक पेन की बात करते हैं, एक्सट्रीमली कॉमन है, ऑलमोस्ट 70% ऑफ द पॉपुलेशन एक्सपीरियंस नेक पेन एट सम टाइम। नेक पेन अकाउंट ऑलमोस्ट 1% ऑफ ऑल विजिट्स टू प्राइमरी केयर फिजिशियन इन द यूनाइटेड स्टेट्स। ये कहते हैं कि 70% ऑफ पॉपुलेशन जो है कभी ना कभी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस करती है नेक पेन को, ठीक है। इसके साथ साथ ये कहते हैं कि ऑलमोस्ट 1% जितने भी आपके यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर डॉक्टर्स हैं, वहाँ पे जो विजिट्स होती हैं, उनमें से 1% जो है वो नेक पेन के साथ आ रही होती हैं। In patient presenting with neck pain, the physical exam must include a neurological evaluation. Mechanical neck pain is typically reported as diffuse, non-specific and made worse with neck movement. ठीक है, ये कह रहे हैं कि जब भी आपके पास कोई भी नेक पेन के साथ पेशेंट आता है, तो उसके फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर हम उसका न्यूरोलॉजिकल इवैल्यूएशन ज़रूर करते हैं। अपनी डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनाने के लिए न्यूरोलॉजिकल इवैल्यूएशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे मैंने अभी आपसे पीछे ही बात करी कि अगर हम उसको इवैल्यूएट नहीं करेंगे, तो हम ये चीज़ जज नहीं कर सकते कि इज़ आइदर ओनली जस्ट अ मैकेनिकल नेक पेन और इट्स डिफरेंट फ्रॉम इट। मैकेनिकल नेक पेन के अंदर कहते हैं नॉन स्पेसिफिक होता है, डिफ्यूज़ होता है, और यहाँ पे वर्स्टली आपका जो है नेक है वो सफ़र कर रहा होता है, उसकी मूवमेंट जो सफ़र कर रहे होते हैं। 2/3 of these patients have pain in their shoulders and upper arms in a non-radicular pain pattern, ठीक है। अब क्या होता है कि अगर हम बात करें, जैसे हमने कहा कि सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी के अंदर तो पेन जो है रेडिएट कर रहा है, लेकिन क्या कह रहे हैं कि जो आपका मैकेनिकल नेक पेन है, इसके अंदर भी पेन जो होता है शोल्डर और अपर आर्म्स के अंदर फील होता है, लेकिन वो नॉन रेडिकुलर पेन होता है। ऐसा नहीं होता कि पेन जो है वो सर्वाइकल से जनरेट कर रहा है और बाकी जगहों पे जो है वो जाते हुए महसूस हो रहा है, ठीक है। ये क्या होता है, ये एक डिफ्यूज टाइप का पेन होता है जो आपके सर्वाइकल पे, आपके शोल्डर्स और अपर आर्म्स के ऊपर फील हो रहा होता है। द अदर 1/3 ऑफ दीज पेशेंट विल प्रेजेंट विद हेडेक समटाइम्स रेडिएटिंग टू द फ्रंट ऑफ द हेड, ठीक है। अब क्या होता है कि 1/3 तो इसके अंदर वो लोग हैं जो इस तरह के डिफ्यूज़ पेन के साथ आते हैं, जिसके अंदर शोल्डर और अपर आर्म के पेन जो हैं वो अटैच होते हैं नॉन रेडिकुलर टाइप के। लेकिन 1/3 पेशेंट होते हैं जो कि हेडेक्स के साथ आते हैं, कि उनके सर्वाइकल पेन के साथ उनको हेडेक भी अटैच होता है और वो उनके फ्रंट ऑफ द हेड तक आ रहा होता है। तो अब रेडिकुलोपैथी को भी कह सकते हैं कि रेडिएट कर रहा है, लेकिन ये सर्वाइकल पेन है, ये सॉरी मैकेनिकल नेक पेन है, ये सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी नहीं, क्योंकि रेडिकुलोपैथी के लिए आपके फिंगर्स के अंदर नमनेस भी आना ज़रूरी होती है। वो क्या होता है कि रेडिएट करती है, वहाँ पे आपकी फिंगर्स
के ऊपर नमनेस दे रही होती है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। मैनेजमेंट के अंदर हम इसकी स्ट्रैटेजीज बनाते हैं, उसके अंदर यूज़ ऑफ एनसेड्स देते हैं, एक्टिविटी एंड पोस्चरल मॉडिफिकेशंस पेशेंट्स को कराई जाती है, फिजिकल थेरेपी ट्रीटमेंट, मसल रिलैक्सेंट्स एंड ओकेशनल लिमिटेड यूज़ ऑफ ओपियोइड्स, ठीक है ना। क्या करते हैं, मैनेजमेंट कराया उसकी एनसेड्स वगैरह के ज़रिए, एक्टिविटी एंड पोस्चरल मॉडिफिकेशन उनकी कराई दी जाती है, फिजिकल थेरेपी के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सरसाइजेज उनको जो है वो दी जाती हैं। उसके अलावा मसल रिलैक्सेंट दिया आपने, और ओपियोइड्स को बहुत लिमिटेड कभी कभी यूज़ करवाया जाता है ताकि आपके पेशेंट को रिलैक्सेशन मिल सके। द सेकंड जो हमारा रीजन है वो है शोल्डर। शोल्डर के अंदर सबसे ज़्यादा कॉमन जो हमारे यहाँ देखने में आता है उसमें एडिसिव कैप्सुलाइटिस, रोटेटिव कर्व पैथोलॉजी, एसी जॉइंट पैथोलॉजी एंड शोल्डर इनस्टेबिलिटी। एडिसिव कैप्सुलाइटिस को हम इन डिटेल देखेंगे। एडिसिव कैप्सुलाइटिस को जो है वो हम कॉमनली फ्रोजन शोल्डर भी कहते हैं। उसके अलावा हमने बात करी यहाँ पे रोटेटर कफ पैथोलॉजी की। तो रोटेटर कफ पैथोलॉजी के अंदर हम देखेंगे कि इसमें जो है वो क्या क्या प्रॉब्लम्स शामिल हैं, ठीक है। तो रोटेटर कफ पैथोलॉजी जो होती है उसके रोटेटर कफ इम्पिंजमेंट भी कहते हैं। रोटेटर कफ इम्पिंजमेंट जो होती है उसके अंदर आपका रोटेटर कफ के जो मसल्स होते हैं वो इफ़ेक्ट करते हैं, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है कि बर्सा को जो है वो इन्फ्लेम कर देते हैं, स्वेलिंग कर देते हैं। रोटेटर कफ की जो प्रॉब्लम होती है उसके अंदर आपके पेशेंट की मूवमेंट्स की लिमिटेशन भी आने लगती हैं, और रोटेटर कफ के साथ जो आपका कहना चाहिए डायग्नोसिस होता है, जो आपके सिम्टम्स आएंगे उसके अंदर हम देखेंगे कि पेशेंट जो है वो बहुत सारी चीज़ों से सफ़र कर रहा होता है, जिसके अंदर जो है उसको रेस्ट के टाइम पे और रात के वक्त जो है बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा होता है, ठीक है। उसके अलावा उसके जो लिफ्टिंग ऑब्जेक्टिव्स या आपको दोबारा हाथ को नीचे करने में पेन बहुत ज़्यादा फील हो रहा होता है, वीकनेस उसको जो है आर्म पे फील हो रही होती है, और क्रैकलिंग साउंड सी जो है वो उसको अपने हाथ पे फील हो रही होती है, ठीक है। अब जो ये रोटेटर कफ की पैथोलॉजी है इसके लिए एक इम्पिंजमेंट के लिए हम टेस्ट करते हैं जिससे हम इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं दूसरी जो है पैथोलॉजी से, क्योंकि हमारा जो एडिसिव कैप्सुलाइटिस होता है उसके अंदर भी जो है वो नाइट पेन होते हैं, लेकिन जो हमारा रोटेटर कफ की जो प्रॉब्लम है उसके अंदर जो है वो दूसरी तरह की प्रॉब्लम आ रही है। उसमें क्या हो रहा है कि आपका जो पेन है वो जब हम टेस्ट करते हैं तो हमें उससे पता चल जाता है कि जिस वक्त आर्म को उठाया जाता है उस वक्त इतना पेन नहीं होता है, जिस वक्त उसको लोअर डाउन किया जाता है तो बहुत ज़्यादा पेन आउट जो है वो एक्रीवेट होती है, ठीक। जो आपका एडिसिव कैप्सुलाइटिस है उसके अंदर मूवमेंट लिमिटेशन आती है और मेजॉरिटी ऑफ टाइम जो पेशेंट अपना हाथ ऊपर उठा ही नहीं पाता। जो कि अब एसी जॉइंट पेन की बात करें तो ये वो पेन होते हैं जहाँ पे जो है पेन के अंदर टेंडरनेस फील हो रही होती है आपके जो है पेन रीजन के ऊपर, यानी आपके टॉप ऑफ द शोल्डर के ऊपर जहाँ पे आपका एसी जॉइंट या आपका एक्रोमिक लेवल पर जॉइंट जो बन रहा होता है, ठीक है। उसके बाद डिफ़िकल्टी करता है ये इसके अंदर रीचिंग द आर्म अक्रॉस द बॉडी, ठीक है। स्विंग करने में या गोल्फ का इस तरह की जो एक्टिविटीज़ होती है ना जहाँ पे हमें अपने हाथ को स्विंग करना होता है वहाँ पे जो है ये बहुत ज़्यादा पेन दे रहा होता है। तो अगर आप देखें जब आपके एडिसिव कैप्सुलाइटिस की बात करते हैं तो वहाँ पे भी मूवमेंट के अंदर लिमिटेशंस आ रही होती है, ठीक है। लेकिन जो एसी जॉइंट का जो पेन होता है वो टेंडरनेस एक ही पॉइंट पे बहुत ज़्यादा शदीद होता है, और उसके अलावा क्या करता है कि ये रीचिंग, अगर किसी चीज़ को हम उठाने के लिए अपने हाथ को करें तो रीचिंग के अंदर हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दे रहा होता है, और हमारे शोल्डर्स को मोबिलिटी के ऊपर ले जाने में जो है जैसे आपकी एडिसिव कैप्सुलाइटिस करता है उस तरह की नहीं देता, बल्कि क्या करता है कि ये स्विंग वाली मूवमेंट जो है ना उसके अंदर बहुत ज़्यादा पेनफुल कंडीशन इसकी आ रही होती है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं शोल्डर इनस्टेबिलिटी की। शोल्डर इनस्टेबिलिटी के अंदर जो है हम देखेंगे कि ये वो प्रॉब्लम होता है जहाँ पे जो है पेशेंट जो होता है वो क्या करता है स्ट्रक्चर्स के साथ जो है वो उसको प्रॉब्लम हो रही थी, यानी शोल्डर के अराउंड जो होता है उसमें बहुत ज़्यादा जो है पेन होता है। क्या करता है कि शोल्डर का जॉइंट जो होता है वो कुछ लूजन सा फील हो रहा होता है और ऐसा लगता है कि थोड़ा सा स्लाइड कर गया वो पार्शली आउट ऑफ प्लेस, जिसकी वजह से हमें थोड़ी सी सबलक्सेशन सी फील हो रही होती है, ठीक है। डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर को एग्जैक्टली नहीं कह सकते इसको, लेकिन होती है थोड़ी बहुत, क्योंकि अगर इनस्टेबिलिटी हो रही है तो उसकी वजह से क्या होता है सबलक्सेशन हुई है एक तरफ जॉइंट को जो है वो मूवमेंट में भी उससे थोड़ा सा जो है वो
डिसलोकेट हुआ और दोबारा रीलोकेट हुआ, लेकिन वो सही तौर से रिलोकेट नहीं होता, इसकी वजह से क्या करता है कि पेन कॉज करता रहता है। तो ये तो बिल्कुल डिफरेंट कंडीशन है, लेकिन क्या होता है कि जैसे अगर हम पेन की कंडीशन को जो है वो आइडेंटिफाई कर रहे थे, तो हमें डिफरेंशियल डायग्नोसिस में इस चीज़ को डालना पड़ता है कि मे बी यहाँ पे जो है पेन जो है वो एडहेसिव कैप्सुलाइटिस का है, ये शोल्डर इंस्टेबिलिटी का है। तो क्या होता है, या रोटेटर कफ का, या एसी जॉइंट पैथोलॉजी, तो क्या होता है शोल्डर के अंदर जब अगर आपको लूजेंस नहीं फील हो तो वहाँ फ़ौरन से इस चीज़ को इंडिकेट कर लेंगे कि नहीं, यहाँ पे सबसे ज़्यादा चांस जो है वो हमारी शोल्डर इंस्टेबिलिटी का है। ठीक है, ये आप देखिए एडहेसिव कैप्सुलाइटिस के अंदर किस तरह से आपके जो आपके जॉइंट के अराउंड जो लिगामेंट है किस तरह से इफेक्टिव हो रहा है, टेंडन किस तरह से वो दे रहा है। अ सिंड्रोम कैरेक्टराइज्ड बाय अ प्रोग्रेसिव पेनफुल लॉस ऑफ पैसिव एंड एक्टिव ग्लोनोह्यूमरल रूम that occurs more commonly in females and is frequently seen in individuals between the ages of 40 and 60 years। क्या कह रहे हैं कि सिंड्रोम है जहाँ पे आपकी पैसिव और एक्टिव जो रेंजेस होती हैं ग्लोनोह्यूमरल जॉइंट की वो इफ़ेक्ट होती है, पेनफुल होती हैं। ज़्यादातर कॉमन जो है ये फीमेल्स के अंदर है और बहुत ज़्यादा जो कॉमनली सीन होता है वो 40 to 60 ईयर्स की एज के अंदर होता है। इसके अंदर आपकी तमाम रूम ऑफ एक्सरसाइज जो है वो इफ़ेक्टिव होती है, मतलब आपका जो है वो फ्लेक्शन, आपकी एक्सटेंशन शोल्डर के ऊपर, आपकी अबडक्शन एडक्शन और मोस्ट ऑफ द टाइम एक्सटर्नल रोटेशन सबसे ज़्यादा, इसकी इंटरनल रोटेशन जो है वो पेनफुल होती है। दिस कंडीशन मे बी द एंड रिजल्ट ऑफ अदर कंडीशन दैट रिजल्ट इन प्रोलॉन्ग मोबिलिटी, bursitis and rotator tendinitis, and has also been associated with other medical condition like diabetic mellitus, thyroid dysfunction and autoimmune डिजीज़। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं कि हो सकता है इनिशियली आपके जॉइंट के ऊपर कोई टेंडिनाइटिस या बर्साइटिस की प्रॉब्लम हुआ हो, जिसके अभी हमने देखा कि रोटेटर की जो पैथोलॉजी थी या दूसरी चीज़ें उनकी वजह से इफेक्टिव होते होते आगे जाके जो आपको एडहेसिव कैप्सुलाइटिस कॉज करा दे, या फिर आपकी कोई जो मेडिकल कंडीशन है जो आपके अंदर मौजूद है जिसमें थायराइड या डायबिटिक मेलाइटिस वगैरह है, वो भी आपको जो है फर्दर ऑन जो है फ्रोजन शोल्डर या एडहेसिव कैप्सुलाइटिस कॉज करा सकती हैं। मैनेजमेंट इसकी कराते हैं एग्रेसिव रोम के साथ और एनसेड्स के साथ। इसके अलावा हीट मोडालिटीज़ दी जाती हैं इम्प्रूवमेंट टॉलरेंस के लिए। जिस वक्त हम उसको एग्रेसिव मोबिलाइजेशन कराएंगे उसके रोम एक्सरसाइजेस के लिए, उसके जॉइंट की इन्फ्लेम करने के लिए और उसके जॉइंट की जो लिमिटेशन ऑफ मूवमेंट्स आ रही है उनको इंक्रीज़ करने के लिए हमेशा हमें एग्रेसिव रोम एक्सरसाइजेस करवानी पड़ती हैं। जब हम रोम एक्सरसाइज करा देते हैं उसके बाद पेशेंट बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है या बहुत ज़्यादा पेनफुल कंडीशन में आता है, तो वहाँ पे हम उसको टॉलरेंस देने के लिए हीट मोडालिटीज़ को जो है इम्प्लीमेंट करते हैं ताकि उसके पेन को भी थोड़ा सा रिड्यूस किया जाए, उसके टॉलरेंस एक्टिविटीज़ को बढ़ाया जा सके। और एनसेड्स ऑब्वियसली उसके पेन मैनेजमेंट के लिए हम उसको अलाउ कर देते हैं। अब हम बात करते हैं एल्बो की। ठीक है, एल्बो के अंदर अगर हम देखें तो हम देखेंगे लेटरल एपिकॉन्डाइलाइटिस सबसे ज़्यादा कॉमन है। लेटरल एपिकॉन्डाइलाइटिस को टेनिस एल्बो भी कहा जाता है, जिसको हम अभी आके पढ़ते हैं। उसके अलावा मीडियल एपिकॉन्डाइलाइटिस को जो है कॉमनली जो है गोल्फर्स एल्बो कहा जाता है। ठीक है, मीडियल एपिकॉन्डाइलाइटिस के अंदर क्या होता है कि आपका मीडियली जो टेंडन है वो इफ़ेक्ट होता है। उसके अलावा क्या होता है कि फोरआर्म के आपका जो पार्ट होता है वहाँ पे होता है टेंडन जो इसका साथ अटैच होता है बोन का, वो इंजरी या इरिटेशन पे जा होता है जिसकी वजह से स्वेलिंग हो जाती है और पेनफुल कंडीशन बहुत ज़्यादा सामने आती है। और मीडियल एपिकॉन्डाइलाइटिस जो है मोस्ट ऑफ द टाइम आप ये भी कह सकते हैं कि आपका जो लेटरल एपिकॉन्डाइलाइटिस है उसके ऑपोजिट होता है। बहुत सारे पेशेंट हमारे ऐसे आते हैं जो कि या तो मीडियल एपिकॉन्डाइलाइटिस की प्रेजेंटेशन दे रहे हैं लड़के लेटरल एपिकॉन्डाइलाइटिस की प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, लेकिन कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो कि लेटरल और मीडियल दोनों साइड पर पेन को जो है वो इंडिकेट कर रहे होते हैं। एक स्पेसिफिक टेस्ट होता है इसके लिए भी जो मैं आपको आगे बताऊंगी, तो उसके ज़रिए जो है हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि आइदर इस एपिकॉन्डाइलाइटिस और मीडियल एपिकॉन्डाइलाइटिस और लेटरल एपिकॉन्डाइलाइटिस। फिर उसकी हम बात करते हैं अल्टरनेट बर्साइटिस की। ये कैरेक्टराइज होती है स्वेलिंग, टेंडरनेस और पेन के साथ। कहाँ पे? टिप ऑफ द एल्बो पे। टिप ऑफ द एल्बो अगर आप देखें आपके बैक साइड के ऊपर अगर बहुत ज़्यादा शदीद आपको पेन है और रेडनेस सी फील हो रही है तो वो आपको इंडिकेट करता है अल्टरनेट बर्साइटिस के ऊपर। ठीक है, इसके अंदर सबसे ज़्यादा हमें जो होता है प्रॉब्लम वही होता है कि इन्फेक्शन होता है और फीवर भी पेशेंट को कई बार फील हो रहा होता है। ठीक है, तो ये इसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस के अंदर हम कर सकते हैं कि पेन की जो एग्जैक्ट लोकेशन है
वो चेंज हो जाती है, जबकि मीडियल और लेटरल एपिकॉन्डाइलिटिस में बेसिकली पेशेंट जो है या तो मीडियल साइड पे पेन की कंप्लेन कर रहा होता है या फिर लेटरल साइड पे कंप्लेन करता है। लेकिन अगर वो बिहाइंड द एल्बो आपके टिप पे जो है वो कंप्लेन कर रहा है, इट्स इंडिकेट इट्स अल्टरनेट बर्साइटिस। ओके क्लास, टेनिस एल्बो या लेटरल एपिकॉन्डाइलिटिस क्या होता है? एन एक्सटेंडेड टेंडिनोपैथी अफेक्टिंग द एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस ब्रेविस, but some studies suggest the problem arises from the common extensor tendon shared by the extensor carpi radialis brevis and extensor carpi radialis longus। मतलब आपके ये जो दोनों मसल्स के टेंडन्स होते हैं, इनके ऊपर टेंडिनोपैथी कॉज होती है और इसकी वजह से प्रॉब्लम कॉज हो जाता है। प्रोएक्टिव कॉज के लिए हम आपको यहाँ पे करते हैं कुज़ोन टेस्ट। ये इलिसिट करता है पेन आपके ओवर लेटरल एपिकॉन्डाइल की तरफ। एक छोटा सा टेस्ट होता है जिसके ज़रिए हम जो है वो इलिसिट कर लेते हैं कि इज आदर अ लेटरल एपिकॉन्डाइलिटिस और इट्स अ मीडियल एपिकॉन्डाइलिटिस। ठीक, मैनेजमेंट के अंदर इनिशियल ट्रीटमेंट जो है हम रिलेटिव रेस्ट कराते हैं, पेशेंट को एनसिड्स कराते हैं और हीट और कोल्ड मोडालिटीज़ के ऊपर हम इसको अप्लाई करते हैं। ठीक है, रिस्ट के ऊपर एक्सटेंसर स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज कराई जाती हैं इनिशिएट करने के लिए टॉलरेट को। ठीक है, क्या होता है कि सबसे पहले हमको जो इसकी टेंडिनाइटिस यानी यहाँ पे जो प्रॉब्लम पैथोलॉजी हो रही है उसको हम रेस्ट के ज़रिए जो है वो थोड़ा सा टाइम देते हैं, वहाँ पे हम एंसर्स देते हैं और सिर्फ हीट और कोल्ड मोडालिटीज से हम पेनफुल कंडीशंस को कम करने की कोशिश करते हैं। और उसकी टॉलरेंस लेवल को बढ़ाने के लिए या इनिशिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, रिस्ट के ऊपर जो है रिस्ट के एक्सटेंसर के ऊपर स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करते हैं। जब हम कोर्टिसोन टेस्ट करते हैं उसके अंदर भी हम करते यही हैं कि जिस वक्त हम रिस्ट की एक्सटेंशन कराते हैं तो हमें एक पेन फील होता है हमारे लेटरल एपिकॉन्डाइलिटिस के ऊपर। ठीक है, तो ये इंडिकेट कर देता है कि ये लेटरल एपिकॉन्डाइल का पेन है। ठीक है, तो इसी वजह से हम वहाँ पे स्ट्रेंथिंग और स्ट्रेचिंग जो है वो स्टार्ट कराते हैं और फर्दर ऑन हम उसको एग्जैक्ट एल्बो के ऊपर ट्रीट करते हैं। फॉर पेनफुल कंडीशन के अंदर रूम एक्सरसाइज कराते हैं, लेकिन इनिशियल जो उसका ट्रीटमेंट होता है उसके अंदर हम एल्बो पे रेस्ट कराते हैं और कोल्ड और हीट मोडालिटीज़ अप्लाई करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं हैंड एंड रिस्ट की, जहाँ पे जो है डिफरेंट टाइप के ट्रॉमाज हो जाते हैं। कोई चोट लग जाना जिसकी वजह से जो है वो पेन कॉज हो जाना, डायरेक्ट उसके अंदर जो है स्नफ बॉक्स के अंदर स्वेलिंग भी आ जाती है, इसके फॉइड का फ्रैक्चर हो जाता है। ठीक है, वो सारी कंडीशन हो सकती है, या किसी भी वजह से कोई भी फैलेंजेस या किसी भी जो आपकी कार्पल बोन्स होती हैं या आपकी मेटाकार्पल्स होती है वहाँ पे कोई इंजरी हो जाना, वो सारा जो है वो पेन कर देता है। उसके अलावा एक्यूट या नॉन ट्रोमेटिक हैंड और रिस्ट पेन आता है, किसी भी वजह से जो है वो चोट लग जाना या कोई हैवी वेट लिफ्ट कर लेना, उसकी वजह से नॉन ट्रोमेटिक कोई इंजरी हो रही है या पेन को कॉज कर रहा है, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। उसके अलावा डिक्वेरियन है, तो डिक्वेरियन सिंड्रोम को भी हम आगे अच्छे से पढ़ेंगे कि वो क्या होता है। और कार्पल टनल सिंड्रोम, कार्पल टनल सिंड्रोम के अंदर कॉमन कंडीशन है जो कि पेन कॉज कर रही होती है, नमनेस दे रही होती है और टिंगलिंग दे रही होती है आपके हेड और आर्म के अंदर। कंडीशन जो होती है इसके अंदर आपके जो नर्व्स आ रही होती हैं आपके हैंड के ऊपर से, वो इफ़ेक्ट हो रही है, जिसके अंदर मीडियन नर्व का सबसे ज़्यादा है वो स्क्वीज़ हो रही होती है और कंप्रेस हो रही होती है। इस वजह से पेशेंट को पेन कॉज करती है। कार्पल टनल सिंड्रोम जो हमारे यहाँ जो हमारी प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा कॉमन है, क्योंकि उनका क्या होता है कि जब उनकी जो है वो प्रेगनेंसी प्रोग्रेस करती है और उनकी बॉडी के अंदर एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर की वजह से उनकी थोड़ी स्वेलिंग बढ़ने लगती है, तो उसमें क्या होता है कि उनकी नर्व्स के अंदर जो है कंप्रेशन लाने लगता है। इसी वजह से जो कंप्रेशन कॉज होता है तो वो मीडियन नर्व को कंप्रेस करती है, स्क्वीज़ करती है, जिसकी वजह से कार्पल टनल सिंड्रोम जो है वहाँ पर नज़र आने लगता है या पेशेंट को कॉज हो जाता है। ठीक है, अब हम अगर बात करें डिक्वेरियन सिंड्रोम की, तो इसके अंदर क्या होता है कि इन्फ्लेम हो जाती है आपकी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, excuse me, sorry, a tenosynovitis of the first dorsal compartment of the hand which is made up of abductor pollicis longus and extensor pollicis brevis tendon। ठीक है, क्या होता है डिक्वेरियन के अंदर कि आपका जो फर्स्ट डॉर्सल कंपार्टमेंट ऑफ द हैंड है, जहाँ पे आपका एबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस और एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस टेंडन है, वो इफेक्ट करने लगता है, उस जगह पे इन्फ्लेमेशन लगती है। फ्लिंकनस्टीन टेस्ट हम पॉजिटिव करते हैं जो अगर पेन इलिसिट कर रहा होता है रेडियल रिस्ट के ऊपर। ठीक है, वाइल देयर इज फोर्स इनटू अल्नर डेविएशन विद द थंब इनक्लोज इन अ फिस्ट। क्या करते हैं, एक फिस्ट बनाते हैं, उसके अंदर हम जो है उसको जो है वो रेडियली जो है पेन को फील करते हैं और अल्नर डेविएशन के ऊपर इसको लेके जाते हैं। अगर अल्नर डेविएट करते हैं और रेडियल साइड के ऊपर सीवियर पेन कॉज होता है तो वो हम उसको
फ़ौरन से जो है वो इंडिकेट कर देते हैं कि डिकोडिंग सिंड्रोम है, ठीक है। ये फ्लिंकन-स्ट्रेस कहलाता है। मैनेजमेंट इसकी हम कैसे करते हैं, एक्टिविटी मॉडिफिकेशन कराई जाती है और आंसर्स दी जाती हैं, उसके बाद उसको फॉलोड किया जाता है स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग प्रोग्राम के साथ। एक्टिविटी मॉडिफिकेशन के अंदर क्या होता है कि हम कई बार पेशेंट को जो है वो कुछ जो रिस्ट के बैंड्स वगैरह होते हैं वो पहना देते हैं ताकि उसकी जो मोबिलिटी है वो जो है लिमिटेशन के साथ रहे और पेन जो है वो रिड्यूस हो जाए। उसके अलावा हमारे यहाँ एक टेक्निक होती है टेपिंग, हम पेशेंट्स को टेप लगा के जो है वो पेन को रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग प्रोग्राम्स होते हैं डिफरेंट, जिसके अंदर हम उसको एक्सरसाइज के ज़रिए मसल्स को, टेंडन को स्ट्रेंथन करते हैं और आगे स्ट्रेचिंग के ज़रिए हम उसकी इन्फ्लेमेशन को रोक कर उसको जो है वो प्रॉब्लम से बाहर निकालते हैं, ठीक है। लंबोसेक्रल के अंदर सबसे ज़्यादा मैकेनिकल लो बैक पेन है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। इसके अलावा जो है हम अगर देखते हैं यहाँ पे तो वो आ जाती हैं आपकी डिस्क हर्निएशन, ठीक। डिस्क हर्निएशन के अंदर आपकी जो नॉर्मल वो होती है डिस्क होती है जो आपकी वर्टिबल कॉलम के अंदर जो आपके सारी बोन्स होती है उसके अंदर जो आपके इन बिटवीन दो वर्टिब्रास के दरमियान डिस्क मौजूद होती है, उसकी वजह से कॉज हो रही है। डिस्क हर्निएशन के अंदर जो है वो रबर कुशन की तरह जो आपकी डिस्क है वो प्रॉब्लम में आ रही होती है, तो वो आपको पेन दे रही होती है, ठीक है। ये क्या करती है, डिस्क हर्निएशन जो होती है बल्ज हो जाती है, कभी कभी स्लिप हो जाती है और कभी कभी रप्चर हो जाती है। तो वो डिस्क हर्निएशन के ऊपर जो है वो पेन दे रही होती है, उसके अंदर फ्रेगमेंट डिस्क न्यूक्लियस जो होता है पुश हो जाता है एनुलस की तरफ और स्पाइनल कैनाल के अंदर टेयर या रप्चर जो होता है एनुलस के ऊपर कॉज कर जाता है, ठीक है। तो मैकेनिकल लो बैक पेन की तरह ये भी पेन कॉज कर रही होती है, हम एग्जैक्टली उसको इंडिकेट नहीं कर सकते कि ये डिस्क हर्निएशन का, क्योंकि ये सब चीज़ें कोई विजिबली तो हमें नज़र नहीं आ रही थी कि जो हमें देखें कि जो आपकी डिस्क है वो बल्ज कर गई है या स्लिप कर गई है। तो हम इसको जो है इंडिकेट करने के लिए डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनाने के लिए इसका MRI वगैरह करवाते हैं या सिंपल एक्सरे से देखते हैं। अगर कोई और चीज़ हमें पैथोलॉजी नज़र आ रही है तो उसकी फर्दर और स्कैनिंग करा के हम उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। इसी तरह से जो है वो आपकी एक और मज़ीद जो चीज़ आती है वो जाती है स्पाइनल स्टेनोसिस। स्पाइनल स्टेनोसिस के अंदर भी आपकी जो है वो थोड़ी सी चीज़ें डिफरेंट रहती है। इसमें क्या होता है कि नैरोइंग हो जाती है आपकी स्पेस जो आपकी स्पाइन के अंदर होती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है जो आपकी नर्व्स होती हैं वो प्रेस होने लगती हैं और प्रेशर उनके ऊपर जब कॉज होता है तो वो पेन कॉज करने लगती हैं, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम स्पाइनल स्टेनोसिस की वजह से आपके लो बैक पे भी पेन आ रहा होता है, आपके नेक पे भी पेन होता है। अब वो डिपेंड करता है कि किस एरिया के ऊपर जो है स्पाइनल स्टेनोसिस की वजह से कंप्रेशन हो रहा है, तो वो उस हिसाब से आपको पेन जो है वो इंडिकेट कर रही होती है। अब हम बात करते हैं मैकेनिकल लो बैक पेन की। लो बैक पेन जैसे हमने आपसे पहले भी कहा सबसे ज़्यादा कॉमन जो है वो प्रॉब्लम है और सबसे बड़ा जो इशू है वो हम ये कहते हैं कि लो बैक पेन के रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं। जितने भी लोग आते हैं कई बार वो अलग अलग रीजंस के साथ लो बैक पेन की इंडिकेशन दे रहे होते हैं, जिसके अंदर मैकेनिकल लो बैक पेन मेकअप द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ लो बैक कंप्लेंट्स। This type of pain may be due to any number of underlying issues including SI joint pathology हो सकती है, मसल स्ट्रेन हो सकता है, facet joint irritation हो सकती है या कोर मसल वीकनेस हो सकती है, ठीक है ना। इनमें ये एक छोटी छोटी सी एग्जांपल है, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं। किसी ने झुक के कोई चीज़ उठाई अचानक से उसको जो स्ट्रेन आ गया, इसके अलावा बहुत देर झुक के कोई काम किया, कोई हैवी ऑब्जेक्ट लिफ्ट कर लिया, किसी मदर ने बहुत देर बच्चे को गोद में उठा के जो है वो मार्केट के अंदर मूव ऑन किया या कहीं भी किसी भी तकलीफ के अंदर, तो वो उसकी वजह से पेन हो गया। हाई हील्स पहन के बहुत ज़्यादा देर उन्होंने जो है वो सर्वाइव किया कहीं पे, उसकी वजह से पेन आ गया। तो लो बैक पेन के तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा फेसिंग कर रहे होते हैं। आपका पुअर पॉस्चर है, आपकी जो सोने की आदत है वो सही नहीं है, आपका जो मैट्रेस है वो कंफर्टेबल नहीं है, या आप बहुत ज़्यादा हार्ड मैट्रेस के ऊपर सो रहे हैं या बहुत ज़्यादा सॉफ्ट मैट्रेस पे सो रहे हैं, सब चीज़ें आपको मैकेनिकल लो बैक पेन कॉज करा सकती हैं। मैनेजमेंट के अंदर हम देखते हैं पेशेंट विद बैक पेन कैन बेनिफिट फ्रॉम शॉर्ट टर्म यूज ऑफ NSAIDs और अदर एनाल्जेसिक्स, मसल रिलैक्सेंट्स, एक्सरसाइज इंस्ट्रक्टर, फिजिकल थेरेपी, PT प्रोग्राम। यहाँ पे भी अगर हम पेशेंट के अपने डायग्नोसिस बनाते हैं जस्ट फॉर मैकेनिकल लो बैक पेन और उसकी हम मैनेजमेंट शुरू करते हैं NSAIDs के साथ, मसल रिलैक्सेंट्स के साथ, और उसके साथ हम एक कुछ शॉर्ट एक्सरसाइज या कोई स्ट्रक्चर फिजिकल थेरेपी प्रोग्राम जो अटैच कर देते हैं, लेकिन हमारा पेशेंट जो है वो उस पेन से बाहर नहीं आ रहा,
तो भी यहाँ पे एक इंडिकेशन होती है कि अब हमें डिफरेंशियल डायग्नोसिस पर जाना चाहिए। मे भी ये पेन जो है वो सिर्फ सिंपली मैकेनिकल बैक पेन ना हो, वहाँ पे कोई ना कोई स्पाइनल स्टेनोसिस या कोई और प्रॉब्लम जो है वो कॉज हो रही हो, डिस्क हर्निएशन कॉज हो रही हो, जिसकी वजह से पेन जो है वो कॉज हुआ है। तो अगर कि आपका सिंपली मैकेनिकल बैक पेन है जो किसी छोटी सी किसी रीज़न की वजह से हुआ है या फॉर द शॉर्ट टाइम बीइंग हुआ है, तो वो आपका सिर्फ मसल रिलैक्सेंट्स के साथ, और अगर स्ट्रक्चर फिजिकल थेरेपी का कोई प्रोग्राम अटैच कर दिया जाए, सिंपल जो है छोटी छोटी उसको एक्सरसाइज करा के जो है वो मैनेज किया जाए, तो वो बहुत आराम से मैकेनिकल बैक पेन रिड्यूस हो जाता है। ठीक, इसके अलावा हम प्रॉपर लिफ्टिंग टेक्निक्स पेशेंट को कराते हैं, गाइड करते हैं, जिसके अंदर पोस्चरल इंप्रूवमेंट बताई जाती हैं। स्ट्रेंथनिंग ऑफ कोर मसल्स कैन प्रिवेंट फर्दर प्रॉब्लम्स। बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम्स कई बार जो है लो बैक पेन की सिर्फ इस वजह से आ रही होती हैं कि कोई लोग होते हैं जिनकी टमी बहुत ज़्यादा आउट हो जाती है। अगर आपकी टमी बहुत ज़्यादा आउट हो के कुछ फ्लफी सी हो जाए और लटक सी जो जाती है उस तरह की होती है, तो वो भी आपके मुसलसल आपके जो लंबर स्पाइन होती है उसके ऊपर स्ट्रेस डाल रही होती है, वहाँ के मसल्स को जो है वो स्ट्रेच आउट कर रही होती है, और वो जो है वो पेन कॉज करा देते हैं। तो क्या होता है कि अगर हम कोर मसल्स जो होते हैं बैक के उनकी स्ट्रेंथनिंग करा दें और सिर्फ उनको लिफ्टिंग और उनकी सारी जो पोस्चर इंप्रूवमेंट है उसके ऊपर ले जाएँ, तो बहुत आराम से हम इन सब चीज़ों से उनको मैकेनिकल बैक पेन से बाहर निकाल सकते हैं। हिप के ऊपर अगर हम देखा जाए तो इसके अंदर हमारे पास ट्रोकैंट्रिक बर्साइटस जो है वो आ जाता है। ट्रोकैंट्रिक बर्साइटस जो है वो आपके जैसे नाम से ज़ाहिर है, ट्रोकैंट्रा आपको पता है ट्रोकैंट्रिक बर्साइटस किस जगह पे मौजूद होगा, वो इन्फ्लेमेशन आपका बर्सा जो वहाँ पे मौजूद होगा उसकी वजह से जो है वो प्रॉब्लम हो रही होगी। उसके अलावा पोस्टीरियर हिप पेन जो आपका होता है उसके अंदर क्या चीज़ आ जाती है कि आपको जो है पोस्टीरियर साइड के ऊपर जो है वो पेन फील हो रहा होता है। ठीक है, और उसके अंदर क्या हो जाता है कि आपकी जो कॉमन साइड है वो रेफरल पेन हो रहा होता है, जो कि आपके लंबर स्पाइन से भी आ रहा होता है। ठीक है, तो अगर रेफरल पेन वहाँ से आ रहा है जिसके अंदर आपके हिप के एक्सटेंसर या रोटेटर मसल्स के ऊपर जो है वो स्ट्रेस आ रहा है, वो आपको कॉज कर सकता है। उसके अलावा आपका जो है हैमस्ट्रिंग का रप्चर्स या प्रीफॉर्मेट सिंड्रोम भी हो सकता है, जो कि पोस्टीरियरली हिप के ऊपर पेन जो है वो कॉज कर रहा है। उसके अलावा अगर आप इंटीरियरली देखें तो इंटीरियर जो पेन होता है उसके अंदर आपके जो है सबसे ज़्यादा जो कॉमन है आपका ग्रॉइन जो है रीजन के ऊपर पेन आ रहा होता है। तो ग्रॉइन रीजन या इंटीरियर हिप साइड के ऊपर जो पेन होता है उसके अंदर क्या होता है, डिस्कम्फर्ट एरिया होता है, ये बहुत ज़्यादा आपको पेन दे रहा होता है, जिसके अंदर जो है कोई भी इंजरी हो सकती है जो कि आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी के दरमियान हुई हो। और फिज़िकल एक्टिविटी के अंदर मेजॉरिटी ऑफ टाइम आपके जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती हैं वो इफ़ेक्टिव अगर हो रही हो तो वो आपको ग्रॉइन रीजन के ऊपर पेन दे रही होती हैं। उसके अलावा अगर किसी भी वजह से आपका ग्रॉइन का जो मसल है वो जो है पुल्ड हो गया हो, ठीक है, तो वो भी आपको जो है वो पेन दे रहा होता है। यानी ज़रूरी तो नहीं है कि हर एक जिसको ग्रॉइन पेन हो रहा है वो किसी न किसी स्पोर्टिंग एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व हो, तो अगर किसी स्पोर्टिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है तो ये भी हो सकता है कि किसी वजह से उसका मसल पुल हो गया अचानक से और उसको जो है वो पेन कॉज कर रहा है। तो अगर पोस्टीरियर हिप पेन है या कि आपका इंटीरियर हिप पेन है तो वो आपको मीडियम लोकेशन से जो है आप इंडिकेट कर सकते हैं कि वो ग्रॉइन पेन है या आपका जो है पोस्टीरियरली जो आ रहा है वो किसी और लिगामेंट या किसी आपके मसल की वजह से हो रहा है। लेकिन ट्रोकैंट्रिक बर्साइटस के अंदर आप देखते हैं कि यहाँ पे कौन से मसल जो है वो आपको इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो क्या करते हैं, क्लासिकली डिस्क्राइब एज ट्रोकैंट्रिक बर्साइटस पेन इज नोटेड विद वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग स्टेयर्स, सिटिंग एंड स्पेशली व्हेन लाइंग ऑन द साइड ऑफ द इन्वॉल्व हिप। अच्छा, अब एक चीज़ जो हम देखते हैं जैसे कि अगर हम ग्रॉइन रीजन के पेन की बात करें, हम जो है वो पोस्टीरियर हिप पेन की बात करें, तो इन सब जगहों पर भी वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग स्टेयर्स या सिटिंग और इस पूरे दरमियान जो है आपको पेन फील होगा। लेकिन जो इन्होंने कहा कि लाइंग ऑन द साइड ऑफ द इन्वॉल्व, क्या होता है, ये ट्रोकैंट्रिक जो है यूजुअली आपके साइड से ऊपर जो है वो वहाँ पे पेन फील हो रहा होता है। तो लेटरली अगर आपको पेन फील हो रहा है तो वो ऑटोमेटिकली जो है डिफ्रेंशिएट कर जाएगा कि वहाँ पे ट्रोकैंट्रिक पेन हो सकता है, क्योंकि अगर इंटीरियर साइड पे पेन हो रहा होगा तो वो आपका जाएगा ग्रॉइन रीजन के ऊपर पेन, अगर पोस्टीरियर होगा तो वो आपके दूसरे मसल्स की इन्वॉल्वमेंट की वजह से होगा। ठीक है, अब मैनेजमेंट में इसके हम लोग कंजर्वेटिवली हर जगह आंसर्स बहुत ज़्यादा कॉमन है, और क्योंकि ये आपके इलियोटिबल बैंड की वजह से हो रहता है, लेटरल साइड के ऊपर पेन कॉज हो रहता है, तो हम हमेशा स्ट्रेचिंग प्रोग्राम जो इलियोटिबल बैंड के ऊपर जो है परफॉर्म करते हैं। उसके अलावा हिप के एबडक्टर्स और एक्सटेंसर्स की स्ट्रेंथनिंग कराई जाती है, जिससे आप बहुत आराम से इस पेन को रूल आउट कर सकते हैं और इसको पेशेंट को
अपने सेफली जो है पेन से बचा सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं नी पेन्स की। नी पेन के अंदर जो है अगर देखा जाए तो ये आपका सबसे बड़ा जो है वो जॉइंट होता है जो कि वेट बेयर कर रहा होता है आपका। तो वेट बेयरिंग पोर्शन है तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे जो है वो पेन भी जो है वो सबसे ज़्यादा होंगे। तो इंटीरियर नी पेन जो होता है उसके अंदर क्या चीज़ आ जाती है कि वो आपके कॉज हो रहा होता है बेसिकली फ्रंट ऑफ नी के ऊपर होता है, और कई बार उसका जो कॉज होता है वो कॉन्ड्रोमलेशिया पटेला होता है। कॉन्ड्रोमलेशिया पटेला के अंदर क्या होता है, जो आपकी पटेलर बोन होती है उसके ऊपर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, और वो होती है आपकी सॉफ्टनिंग होती है और ब्रेक डाउन होता है टिश्यू या कार्टिलेज उसके ऊपर जो नी कैप पे मौजूद होता है अंडर उसके साइड के अंदर, जिसकी वजह से आपका कॉन्ड्रोमलेशिया पटेला कॉज हो रहा होता है और इंटीरियर नी पेन आपको दे रहा होता है। उसके अलावा एक्यूटली इफ्यूज्ड जो आपके नी के ऊपर ट्रॉमा अगर किसी वजह से चोट लग जाती है तो वो आपको जो है वो पेन कॉज करा रहा होता है, जिसके अंदर डायरेक्टली कहीं पे आप टकरा गए या कोई भी चीज़ आपके लग गई, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। लिगामेंट टेयर जो होता है आपका, उसके अंदर आप देखते हैं कि जो इतने भी लिगामेंट्स हैं जो आपके नी जॉइंट को जो है वो प्रॉब्लम कर रहे होते हैं, जहाँ पे आपके देखा जाए तो लिगामेंट्स बहुत सारे होते हैं क्योंकि ये एक स्ट्रेंथनिंग जॉइंट होता है जहाँ पे आपको जो है वो मोबिलिटी की सबसे ज़्यादा वो देनी होती है और आपकी जो वेट बेयर है उस कंडीशन को लेके आना होता है। वहाँ पे क्या होता है कि टेयर इंजरी जो होती है कोलेटरल लिगामेंट यूजुअली कॉज कराती है लोगों के आपके आउटर साइड ऑफ नी के ऊपर, जहाँ पे क्या होता है कि आप जो मुख्तलिफ स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ होती है उसकी वजह से इसके अंदर टेयर बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाती है। क्योंकि जैसे फुटबॉल होती है या हॉकी होती है, इसके अंदर क्या होता है कि आप लोग को ट्विस्टिंग जो एथलीट होते हैं उनको ट्विस्टिंग एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा करनी होती हैं, तो उन ट्विस्टिंग एक्टिविटीज़ की वजह से क्या होता है अचानक से नी के ऊपर जर्क आता है और लिगामेंट इंजर्ड हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ जो है वो आपको लिगामेंट टेयर जो है वो पेन कॉज करा सकते हैं नी के ऊपर। उसके अलावा हम मिनिस्कल टेयर को देखेंगे। मिनिस्कल टेयर जो है वो मैं आपको अभी इन डिटेल बताती हूँ। फ्रैक्चर अगर हो जाता है तो वो आपको जो है वो पेन कॉज करा देता है। इसके अलावा पेटेलर अगर आपकी जो है वो डिसलोकेशन हो रही है, ठीक है, अगर पेटेलर डिसलोकेशन हो रही है तो वो भी आपको जो है वो पेन कॉज कर सकती है, क्योंकि उसकी वजह से क्या होता है कि पेटेला जो आपका जो कि नी कैप होता है आपकी नी के आगे मौजूद होता है वो इंजर्ड हो जाता है, या तो वो स्लिप कर जाता है अपनी नॉर्मल पोजीशन से, तो वो बहुत ज़्यादा पेनफुल कंडीशन दे रहा होता है, बहुत स्वेलिंग वहाँ पे हो जाती है और आप उसको फील भी कर सकते हैं कि आपका जो पटेला है वो एग्जैक्ट सही लोकेशन पर मौजूद नहीं है। उसके अलावा क्रॉनिक ए ट्रॉमेटिक पेन होता है जिससे ऑस्टियोआर्थराइटिस की हम बात करते हैं। तो ये जो क्रॉनिक ए ट्रॉमेटिक पेन ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है इसको आपने बहुत अच्छे से आर्थराइटिस के लेक्चर के अंदर पढ़ा होगा, तो ये हम वहाँ पे हम देख चुके हैं, तो इसको हम आगे मज़ीद डिफ़ाइन नहीं करते हैं। ठीक है, हम बात करते हैं मेनिस्कल इंजरी की। मेनिस्कल इंजरी, द मेनिस्काई आर फाइब्रोकार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर ऑफ द इंट्रा आर्टिकुलर नी that increases the contact area between the femur and tibia and can act as a shock absorber for the knee। ये क्या होते हैं, क्वेश्चंस की तरह होते हैं जो कि हमारे नी के इन बिटवीन मौजूद होते हैं, टिबिया एंड फीमर के इन बिटवीन, और ये एक्चुअल में आपके शॉक एब्जॉर्बर के तौर पर काम कर रहे होते हैं। मैकेनिज्म ऑफ इंजरी जो है उनके अंदर क्या होता है कि अगर एक्सेसिव रोटेशनल स्ट्रेस अगर आ जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो मीडियल मेनिस्कस है वो इंजर्ड हो जाता है। देन द लेटरल नी लॉकिंग, पॉपिंग और क्लिकिंग आर करेक्टरिस्टिक कंप्लेन। अगर नी के ऊपर लॉकिंग सी फील हो रही है कि सही तौर से आप उसके ऊपर अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं, या पॉपिंग सी साउंड की तरह या कुछ फील हो रही है, या क्लिकिंग साउंड्स फील हो रही हैं, तो ये सारी चीज़ें होती हैं वहाँ पे जहाँ पे हम नी को जो है वो मेनिस्कल इंजरी के लिए इंडिकेट करते हैं दूसरे पेन से डिफ्रेंशिएट करके, क्योंकि अगर आपके पेटेलर स्लिपिंग के लिए हो रहा है तो वहाँ पे डिफरेंशियल डायग्नोसिस में आप फ़ौरन से देख सकते हैं कि पेटेला अगर स्लिप किया है तो पेटेला अपनी प्लेसमेंट पे नहीं है, अब तो डिस्प्लेस हुआ है तो उस वजह से पेन हो रहा है, या फिर लेटरल लिगामेंट टेयर हो रहा है या मीडियल लिगामेंट टेयर होता है, वो ऑटोमेटिकली
उस जगह पे बहुत ज़्यादा पेन फील होगा और आपकी रोटेशनल आपकी एक्टिविटी जो हुई है जिसकी वजह से लिगामेंट टेयर हुआ है वो आपको इंडिकेट करेगा, जबकि वहाँ पे जो है आपकी मूवमेंट ही बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल हो रही होती है, जबकि यहाँ पे क्या होता है कि नी लॉकिंग सी फील हो रही होती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको डिफ्रेंशिएट कर देती हैं कि आपकी मेनिस्कल इंजरी है जहाँ पे आपको जो है वो करेक्टरिस्टिक कंप्लेंट्स जो है वो नज़र आ रही हैं। ऑन एग्जामिनेशन इफ्यूजन, जॉइंट लाइन टेंडरनेस एंड लॉस ऑफ फुल नी फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन में भी नोटेड। ठीक है, फुल नी एक्सटेंशन और फ्लेक्शन आपको यहाँ भी फील होगी, पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन होगा। इफ्यूजन के तौर पे आपको टेंडरनेस वहाँ पे फील हो रही होगी, जबकि जब हम लिगामेंट टेयर की बात करते हैं या और दूसरी चीज़ों की बात करते हैं तो वो आपके स्पेसिफिक उस रीजन के ऊपर वो करेगी। आप इसको डिफ्रेंशिएट बहुत आराम से कर सकते हैं मैकमेरी टेस्ट के ज़रिए। इस टेस्ट को परफॉर्म कराया जाता है पेशेंट को सुपाइन के ऊपर और हिप और नेक को मैक्सिमली फ्लेक्स करके। वहाँ पे आपको जब पेन कॉज होता है तो वो ऑटोमेटिकली इंडिकेट कर देता है कि ये मैकमेरी पॉजिटिव और आपका पेशेंट जो है वो मेनिस्कल इंजरी का शिकार है। ठीक है, मैनेजमेंट इसकी हम करते हैं, सीवियरिटी ऑफ इंजरी अगर हो रही है ट्रीटमेंट हम करा रहे होते हैं। नॉन सर्जिकल कैंडिडेट वहाँ पे राइस बहुत ज़्यादा इसका जो है बेस्ट ट्रीटमेंट है। राइस को आप देख सकते हैं जिसमें आप R इज़ इंडिकेट फॉर रेस्ट, I इज़ फॉर आइसिंग, C इज़ फॉर कंप्रेशन एंड E इज़ एलिवेशन। मतलब रेस्ट, आइसिंग, कंप्रेशन, एलिवेशन, यानी आपकी मैनेजमेंट के अंदर आप पेशेंट को क्या करेंगे, आइसिंग कराएंगे, कंप्रेशन बैंडेज देंगे, एलिवेट करके उसको रेस्ट पे छोड़ देंगे। ठीक है, इसके साथ क्या होता है कि आपका पेशेंट ऑटोमेटिकली जो है वो इस पेन से बाहर आने के लिए वो होता है। अगर के कोई बहुत मामूली नौइयत की प्रॉब्लम होती है तो वो ऑटोमेटिकली इनसे कवर हो जाता है उसका पेन। उसके अलावा इंसर्ट दिया जाता है, ITV स्ट्रेचिंग कराई जाती है, प्रोग्रेसिव रेजिस्टिव एक्सरसाइजेज कराई जाती हैं जिसमें क्वाड्रिसेप, हैमस्ट्रिंग और हिप की स्ट्रेंथनिंग कराई जाती है, जिससे आपकी जो मेनिस्कल इंजरी है उसकी जो है वो कवर करा दिया जाता है। अगर बहुत ज़्यादा आगे कंडीशन है उसके अंदर अगर इफ्यूजन बहुत ज़्यादा हो जाती है तो जॉइंट की एस्पिरेशन भी कराई जाती है जिससे रिड्यूस हो जाती है इफ्यूजन और आपका पेन भी रिलीव कर जाता है। ठीक है, इसके अलावा एक्वाटिक एक्सरसाइज कराई जाती हैं जो मैंने आपको पहले बताया था, शायद आपको याद हो, हाइड्रोथेरेपी जो अंडर वाटर हमने एक्सरसाइजेज देखी थी, तो वो एक्सरसाइजेज यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती हैं मेनिस्कल इंजरी के लिए। अंडर वाटर पेशेंट का क्योंकि बायंसी ऑफ वाटर की वजह से वेट रिडक्शन हो जाती है तो वो बहुत आराम से उन चीज़ों को कवर कर सकता है। ठीक है, उसके अलावा यूज़ ऑफ केन्स हम जो है वो करा सकते हैं ताकि इफेक्टेड साइड के ऊपर पेशेंट के ऊपर लोड जो है वो रिड्यूस हो जाए और केन के सहारे वो वॉक करे तो अपनी सही मैनेजमेंट पे जा सके। अब हम बात करते हैं एंकल की। एंकल के अंदर सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स नज़र आती हैं उसके अंदर आप एक्लीस जो है टेंडन जो है उसको कह सकते हैं। एक्लीस टेंडनाइटिस जो होता है आपका उसके अंदर क्या होता है कि आपका जो एक्लीस टेंडन होता है वो इफ़ेक्ट हो जाता है, जिसकी सबसे बड़ा रीज़न आपका ओवर यूज़ इंजरी होती है। अगर ओवर यूज़ इंजरी वहाँ पे हुई है तो आपके जो एक्लीस टेंडन है उसको ऊपर स्वेलिंग भी कर सकती है, इंजरी भी कॉज कर सकती है और सीवियर पेन देती है, आपकी वॉकिंग और आपकी रनिंग एक्टिविटीज़ को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। ठीक है, उसके अलावा एंकल स्पेन है जिसमें लेटरल और लेटरल एंकल स्पेन आ जाता है। ठीक है, वो हम अभी आगे डिटेल से करेंगे। उसके अलावा पोस्टीरियर एंकल पेन आता है। ठीक है, पोस्टीरियर एंकल पेन जैसे रीजन से जाहिर है कि पोस्टीरियर के ऊपर जो है वो पेन हो रहा होगा तो वो पोस्टीरियर एंकल पेन कहेगा। इसकी रीज़न के अंदर इम्पिंजमेंट बहुत ज़्यादा कॉमन सोर्स है। क्या करता है आपके जो सॉफ्ट टिश्यूज़ और आपकी जो बोन होती है उसको जो है वो प्रॉब्लम कर रहा होता है और बोनी इम्पेजमेंट कॉज करके आपकी टिबिया और कैल्केनियस के ऊपर जो है वो पेन दे रहा होता है, जिसकी वजह से पेशेंट को बहुत ज़्यादा सीवियर पेन जो है वो फील हो रहा होता है आपके एंकल रीजन के ऊपर। टेंडिनोपैथी जो है उसको अगर हम देखें जो कॉज होती है उसका बेसिक जो रीज़न होता है टेंडिनाइटिस होता है। टेंडन जो होता है उसके ऊपर पेन होता है, स्वेलिंग होती है, इम्पेयर्ड फंक्शन कर रहा होता है तो टिपिकली वर्स कर देता है आपकी कंडीशन को। अब अगर हम एक्लीस टेंडिनाइटिस को देखें या टेंडिनोपैथी को देखें तो हमें लगेगा शायद दोनों चीज़ें टेंडन पे आ रही हैं, या पोस्टीरियर एंकल पेन को देखें जो पोस्टीरियर साइड पे दे रहा है तो तकरीबन शायद सेम है, लेकिन इनकी थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें जो डिफरेंट होती हैं, जिसके अंदर टेंडिनोपैथी के अंदर पेन और स्वेलिंग और इम्पेयर्ड फंक्शन बहुत ज़्यादा कॉमन आ रहा होता है, जबकि आपका जो पोस्टीरियर एंकल पेन है वो आपको टिपिकल जो है वो बोनी रीजन के ऊपर भी बहुत सीवियर पेन दे रहा होता है। तो वो उसके ऊपर आप देख सकते हैं कि ये सिर्फ बोन के ऊपर जो है वो पेन दे रहा है और
डिफ्यूज सा पेन फील हो, जबकि एंकल टेंडनाइटिस के अंदर एक्लीस टेंडनाइटिस के अंदर जो आपका बैंड और टिश्यू है जो आपके मौजूद है उस जगह पे आपको सीवियर पेन जो है वो फील हो रहा होगा। तो आप बहुत आराम से जो है वो इसको इंडिकेट कर सकते हैं या डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये एग्जैक्ट आपके उस टेंडन के ऊपर जो है वो पेन फील हो रहा है और वो आपको लोअर लेग और हील के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा होगा आपके वॉकिंग पैटर्न को चेंज करके। उसके अलावा प्लांटर फेशियाटिस आता है जिसको हम आगे पढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं एंकल स्प्रेन की, जो कि लेट एक्सरसाइज की वजह से भी कॉज हो जाता है कई बार। एंकल स्प्रेन के अंदर लेटरल एंकल स्प्रेन जो है यूजुअली ड्यू टू इन्वर्जन ऑफ अ प्लांटर फ्लैक्स फुट, अगर कि आपका पाँव आपका फुट जो है इन्वर्जन और प्लांटर फ्लैक्स फुट के ऊपर गया है तो वो एंकल स्प्रेन कॉज करता है। इंटीरियर टैलोफिब्यूलर लिगामेंट जो होता है टिपिकली फर्स्ट स्ट्रक्चर होता है जो कि इन्वॉल्व होता है इस एंकल स्प्रेन के अंदर। विद इंक्रीजिंग सीवियरिटी ऑफ इंजरी द कैल्केनियोफिब्यूलर लिगामेंट में बी इन्वॉल्व नेक्स्ट फॉलोड बाय द पोस्टीरियर टैलोफिब्यूलर लिगामेंट, मतलब आपके जो तीनों लिगामेंट हैं एक एक करके वो इन्वॉल्व होते जाते हैं। इंटीरियर ड्रॉ टेस्ट चेक करते हैं एंकल की लिगामेंट स्टेबिलिटी के लिए। प्राइमरी जो आपका एंकल टैलोफिब्यूलर लिगामेंट होता है अगर उसकी डिस्प्लेसमेंट हो रही है तो वो कंसीडर किया जाता है पॉजिटिव। एक्सरे किया जाता है चेक करने के लिए कि टिबियोफिब्यूलर सिंडेस्मोसिस भी है। अगर नेसेसरी इवेंट के लिए सीवियर स्प्रेन हुआ है वहाँ पे तो वो रिक्वायर करता है सर्जिकल कंसल्टेशन के ऊपर। हमारे जो एंकल स्प्रेन होते हैं इसके डिफरेंट ग्रेड्स होते हैं, ठीक है। रिहेबिलिटेशन के अंदर भी हम इसके डिफरेंट फेजेस जो करते हैं वो इसके ग्रेड्स के हिसाब से करते हैं। एंकल स्प्रेन के अंदर फर्स्ट जो फेज़ होता है उसके अंदर हम नॉर्मली उसको लास्ट करते हैं 1 से 3 दिन के ऊपर, जिसके अंदर पेशेंट को हम करते हैं कि वो बेयर कर सकता है अपना वेट कंफर्टेबली, ठीक है। इस फेज़ के अंदर क्या होता है कि हम राइस प्रिंसिपल जो हमने अभी पहले भी बात की थी उसके ऊपर करते हैं, जहाँ पे हम रेस्ट कराते हैं उसको क्रचेस के ज़रिए ताकि उसका जो वेट है वो उसके ऊपर उसके फुट पे शिफ्ट ना हो। उसके अलावा आइसिंग कराते हैं 20 मिनट्स के लिए। 3 to 5 डेज़ कंप्रेशन बैंडेज के ऊपर हम उसको रखते हैं और जो उसका AC रैप होता है वो उसको साथ उसको हम उसको कंप्रेशन बैंडेज कर सकते हैं और एलिवेट रखते हैं फुट को अबव द हार्ट लेवल के ऊपर, ठीक है। हॉट शावर्स जो होते हैं वो उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं और उसको फ़ायदा देते हैं। अल्कोहल या मिथाइल सैलिसाइड कॉन्ट्राइंट जो बैंडेज होती हैं वो हम जो अल्कोहल या मिथाइल सैलिसाइड जो होते हैं बैंगे वगैरह जो होते हैं उनके साथ भी करा सकते हैं उनके एप्लीकेशन के साथ। उसके अलावा ट्रीटमेंट जो कि इंक्रीज स्वेलिंग को अवॉइड करना हो तो इनिशियली 24 आवर्स तक हम उसको बैंडेज करके जो है वो एलिवेट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। उसके अलावा फेज़ 2 के अंदर क्या होता है जो कि लास्ट करता है डेज़ टू वीक्स के ऊपर। वहाँ पे क्या होता है गोल्स क्या होता है हमारा उसका फेज़ करता है रिस्टोर रोम को स्ट्रेंथ करते हैं एंकल स्टेबलाइजर्स के ज़रिए और स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग एक्लीस टेंडन की एक्सरसाइजेज भी कराई जाती हैं, ठीक है। उसके अलावा फेज़ 3 के अंदर इनिशिएट करते हैं मोशन नियर टू नॉर्मल और पेन और स्वेलिंग आर ऑलमोस्ट एब्सेंट, ठीक है। जब आपका मोशन भी जो है वो तकरीबन नॉर्मल हो रही है, पेन भी कम हो रहा है और स्वेलिंग भी एब्सेंट हो जाती है तो वो हम उसको फेज़ 3 के अंदर इंडिकेट कराते हैं, जहाँ पे हम रीस्टेबलाइजिंग कराते हैं मोटर कोऑर्डिनेशन की थ्रू प्रोप्रिसेप्टिव एक्सरसाइजेज एंड इंड्योरेंस ट्रेनिंग के ज़रिए और एम्फेसाइज करते हैं उसको कि वो बैलेंस बोर्ड के ऊपर रनिंग कर्व और जिगजैग रनिंग जो है उसको अप्लाई करें ताकि आपके जो मसल्स की स्ट्रेंथिंग है वो और ज़्यादा स्टेबलाइज हो जाए, ठीक है। उसके अलावा रिटर्न करते हैं उसकी जहाँ भी प्लेइंग की एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं जो उसको तो गाइडलाइन के साथ उसको हम दोबारा उनके प्लेइंग में रिटर्न करते हैं और रिकमेंडेशन दे देते हैं जिसके अंदर ग्रेड 1 के अंदर अगर आपका पेशेंट का जो स्प्रेन था वो ग्रेड 1 पे था तो वहाँ पे जो है हम क्या कहते हैं कि 0 to 5 डे तक नो लैक्सिटी और मिनिमल लेगमेंटस टेयर, ठीक है। ग्रेड 1 में क्या हो जाती है ये चीज़ होती है, जबकि ग्रेड 2 में क्या होते हैं माइल्ड टू मॉडरेट लैक्सिटी एंड फंक्शनल लॉस होता है, ठीक है। यानी लैक्सिटी नहीं होती ग्रेड 1 के अंदर लेकिन मिनिमल लेगमेंटस टेयर होता है सिर्फ थोड़ा सा, तो जो कि 0 to 5 डेज़ के अंदर कवर हो जाता है, ठीक है। जबकि ग्रेड 2 जो होता है वो माइल्ड टू मॉडरेट होता है जिसमें लैक्सिटी और फंक्शनल लॉस आपके नज़र आ रहे होते हैं जो कि लास्ट करता है 7 to 14 डेज़ के ऊपर। जबकि ग्रेड 3 जो होता है वो कंप्लीट लिगामेंटस डिस्ट्रप्शन होती है और कैन नॉट बेयर वेट, तो वो क्या करता है वो लास्ट करता है 21 to 35 डेज़ एंड सिंडेस्मोसिस इंजरी होती है अगर उसके साथ तो वो 21 to 56 डेज़ के ऊपर लास्ट करता है। तो अगर आपका पेशेंट जिस ग्रेड के ऊपर प्लेस कर रहा है एंकल स्प्रेन के उस ग्रेड के हिसाब से आप पेशेंट को उसकी एक्टिविटी पे दोबारा रिटर्न करते हैं और उसी हिसाब से आप उसका जो है मैनेजमेंट को कैरी ऑन करते हैं, ठीक है। अब जो हमारा एंकल स्प्रेन है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है स्पोर्ट्समैन या हमारे एथलीट्स के अंदर, लेकिन इसके साथ साथ कॉमन पीपल्स भी इसके साथ बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट्स करते हैं, ठीक है।
रिसेंट लिटरेचर जो डिमॉन्स्ट्रेट करता है कि अर्ली एंड एसिलरेटेड रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम जो होता है वो बेटर शॉर्ट टर्म आउटकम देता है ग्रेड 1 और 2 के ऊपर एंकल के लेटर स्प्रेन में, ठीक है। अगर कि आपका एंकल का स्प्रेन हुआ है और आप फ़ौरन से किसी भी अच्छे एक्सरसाइज प्रोग्राम के साथ या रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम के साथ अटैच हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको बहुत जल्दी कवरिंग दे देता है और आप दोबारा अपनी नॉर्मल एक्टिविटी की तरफ आ जाते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो ग्रेड 3 होते हैं वहाँ पे आपको कुछ सर्जिकल इंटरवेंशंस की भी ज़रूरत पड़ जाती है। नेक्स्ट आपका आता है प्लांटर फेशियाटस, कॉमनली सीन इन एथलीट्स एंड पर्सन हुज जॉब्स रिक्वायर मच स्टैंडिंग और वॉकिंग। प्लांटर फेशियाटस के लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है कि अगर आपकी स्टैंडिंग या वॉकिंग का पर्पस या आपकी जो जॉब कंडीशन है उसके अंदर बहुत ज़्यादा है तो वहाँ प्लांटर फेशियाटस कॉज हो सकता है। इसके अलावा आप अगर एथलीट हैं तो भी आपको प्लांटर फेशियाटस कॉज हो सकता है। रिपीटेटिव माइक्रो ट्रामा होता है आपका प्लांटर फेशिया पे जो कि इन्फ्लेमेशन और पेन कॉज कर देता है एक्यूट फेज के अंदर। उसके अलावा क्रॉनिक कंडीशन के अंदर क्या होता है, फेशिया जो लेस कॉमनली इन्फ्लेम्ड हो जाता है और बिकम डिजेनरेटिव होता है, पेनफुल, सीवियरली पेनफुल होता है और कॉमनली टर्म करता है प्लांटर फेशियोपैथी के ऊपर, ठीक है। क्लासिक सिम्टम्स के अंदर इसके मीडियल हील पेन आ रहा होता है। इसके अलावा पेन अक्रॉस एंटायर एरिया ऑफ द प्लांटर फेशिया, पूरे प्लांटर फेशिया पे पेन बहुत ज़्यादा कॉज कर रहा होता है और स्पेशली अगर आप फ्यू स्टेप्स देते हैं उसके बाद तो आपके लिए चलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। मॉर्निंग पेन बहुत ज़्यादा कॉमन है और मॉर्निंग के अंदर ही ऐसा होता है कि जब आप उठते हैं बिस्तर से और चलना शुरू करते हैं तो वो फ्यू स्टेप्स तो आपके लिए नाकाबिले बर्दाश्त होते हैं, वो आप बिल्कुल भी बेयर नहीं कर पाते हो। इसके अलावा क्या होता है कि कोई भी एक्टिविटी शुरू कर होते हैं तो भी वहाँ पे वर्स पेन होता है। मैनेजमेंट के अंदर आप इसकी की कंपोनेंट ऑफ ट्रीटमेंट के अंदर होम एक्सरसाइज प्रोग्राम कर सकते हैं जिसमें रूटीन डेली स्ट्रेचिंग्स जो है प्लांटर फेशिया की वो आप पेशेंट को गाइड करते हैं कि किस तरह से उसने करनी है और एक्लिस टेंडन की हो तो उसका जो प्लांटर फेशियाटस है वो बहुत हद तक कवर हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ भी हम बहुत सारी उसको अप्लाई करते हैं जिसके अंदर पेशेंट शुड बी ऑन रिलीव रेस्ट फॉर वॉकिंग, रनिंग एंड जंपिंग करते हैं, कंसीडर करते हैं कि वो स्विच करे अपनी एक्टिविटीज़ को, स्विमिंग, साइकिलिंग को, ताकि जो है वो उसकी जो फेशिया की जो हील है उसको फेशिया को हील करने के लिए हम स्विच करते हैं उसको एक्टिविटीज़ स्विमिंग और साइकिलिंग की तरफ और उसकी जो रनिंग, वॉकिंग और जंपिंग की एक्टिविटीज़ हैं उनको हम रोकते हैं ताकि वो उसकी तरफ रेस्ट पे जाए और दूसरी एक्टिविटीज़ की तरफ आए और उसके फेशिया को हील होने में जो है वो आसानी हो। क्लास लेक्चर यहाँ पे एंड होता है और हम यहाँ पे आपसे क्विज़ करते हैं वही कि फिंक्लस्टन टेस्ट पॉजिटिव अगर होता है तो कौन सा प्रॉब्लम होता है और रिहैबिलिटेशन ऑफ एंकल स्प्रेन जो है वो कितने फेजेस पर इन्वॉल्व करती है। होपफुली आप लोग इनके सवालों के बहुत अच्छे आंसर देंगे। थैंक यू सो मच फ्रॉम माय साइड। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो यू में